हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे त्रिविमीय ज्यामिति का भाग नंबर 28। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंटर ले लेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 28, उदाहरण नंबर 29 व उदाहरण नंबर 30। तो आज हम तीनों उदाहरणों को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण नंबर 29 से शुरू करते हैं। पहले हम उदाहरण नंबर 29 पढ़ेंगे, फिर 28 पढ़ेंगे, फिर 29 पढ़ेंगे, और यहाँ पे उदाहरण नंबर 30 को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण नंबर 28 को। ठीक है, तो बिंदु बिंदु हमें क्या दी गई है? पहली बिंदु दी गई है 6,5,9 से बिंदुओं ए, बी और सी द्वारा निर्धारित समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें एक बिंदु पी दी गई है और तीन बिंदुएं दी गई हैं। तीन बिंदु क्या दी गई हैं? ए, बी और सी। अब मैंने आपको बताया था कि तीन बिंदु अगर हमें दी होती हैं, और साथ में अगर वो बिंदुएं हमें समांतर नहीं है, बिंदु अगर समांतर नहीं है तो हम तीन बिंदुओं की मदद से एक समतल बना सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें ए, बी और सी की मदद से एक समतल बनाना है और उसकी पी बिंदु से हमें दूरी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए, बी और सी बिंदु की मदद से एक समतल बना लेंगे। तो चलिए अब इसके हल को देखते हैं। मान लीजिए कि समतल में तीन बिंदु ए, बी और सी हैं। बिंदु पी से समतल पर लंब का पात डी है। ठीक है, हमें अभिष्ट दूरी पी डी ज्ञात करनी है, जहाँ पी डी डॉट ए पी बराबर ए बी डॉट ए सी का प्रक्षेप है। इसे हम कैसे देखेंगे? देखिए बताता हूँ। तो चलिए इसे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें एक समतल दिया गया है। ठीक है, इस पर कहीं भी बिंदु ए, बी और सी हैं, और एक बिंदु हमें यह पी दी गई है। ठीक है, पी से हम समतल पे एक बिंदु लगा देंगे, और एक बिंदु हमें ए, बी और सी दी गई है। मान लो यह बिंदु जहां पर ये समतल गिर रहा है, इसी को मैंने ए मान लिया। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यह बिंदु को हमने ए मान लिया। तो जो भी हमारी ए पी सदस्य होगी, और साथ में हमारी पी डी। पी डी क्या है? बिंदु पी से समतल पर लंब का पार्ट डी है। तो यहाँ पे एक थोड़ा गलत हो गया है, यहीं पे हमें पहले ही से दिया गया है कि बिंदु पी से समतल पर जो भी लंब पात है उसको हमने डी मान लिया है, और ये बिंदु को हम कहीं यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी यह हो जाएगी हमारी एपी सदिश, और यह हो जाएगी हमारी पीडी सदिश। और अब हमें अभिष्ट दूरी पीडी ज्ञात करनी है। तो पीडी हमें कैसे निकलेगी? देखिए, हम पहले एपी सदिश निकालेंगे। एपी सदिश की मदद से क्या होगा? देखिए, आप इसे कुछ इस तरह से एक त्रिभुज के रूप में बना सकते हैं। यह है हमारी पी सदिश, यह है हमारी ए सदिश, यह है हमारी डी सदिश। तो जो भी हमारी एपी सदिश है, उसका पीडी सदिश पे जो भी प्रक्षेप आएगा, प्रक्षेप को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। मतलब कि जो भी छाया आने वाली है इस तरह से इसके नीचे, वही हमारी पीडी निकल आएगी। ठीक है, तो पहले हमें केवल एपी की जरूरत है और इस कोण की जरूरत होगी इसके प्रक्षेप को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम तीनों चीजों को एक साथ निकालते हैं। ठीक है, और तीनों चीजों को एक साथ निकालने से अच्छा है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है हमें? सदिश गुणनफल। हम सदिश गुणनफल की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। देखिए, पहले हम सदिश गुणनफल से मदद से इसकी इकाई सदिश निकाल लेंगे, और जो भी हमारी इकाई सदिश आएगा हम उसके साथ इसका गुणन कर देंगे। तो हमें अपना जो भी हमारा प्रक्षेप है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पी डी बराबर क्या होगा? ए बी गुणा ए सी। ठीक है, पी डी बराबर हो जाएगा ए बी गुणा ए सी। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम द्वारा हम यहाँ पर बना देते हैं। तो हमें पहले यहाँ पर एक समतल दिया गया था। ठीक है, जिसमें बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी दी गई थी, और एक लंब दिया, मतलब एक पी बिंदु से एक लंब दिया गया था जो कि बिंदु डी था। तो हमें क्या निकालना है? हमें ए बी गुणा ए सी। देखिए, यह हो जाएगी हमारी ए बी सदिश, और यह हो जाएगा हमारी बी बी ए सी सदिश के अनुसार इकाई सदिश ए पी का अदिश गुणनफल है। देखिए, जब हम इन दोनों का
सदिश गुणनफल निकालेंगे। सदिश गुणनफल को हम कैसे लिखते हैं, देखिए ए बी गुणा ए सी की मदद से। और आपको यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपके सदिश गुणनफल के चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी दो सदस्यों का हम जब सदिश गुणनफल निकालते हैं तो उनका हल किस दिशा में आता है, उन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर या फिर उन दोनों के हमेशा 90 डिग्री के कोण पर ही आता है। देखिए, तो इन दोनों का जो भी सदिश गुणनफल है वो होगा, वो दोनों एक ही समतल पे है, तो उनके लंबवत में या फिर उनकी अभिलंब सदस्य हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। और जब हमें उसको इकाई सदिश कर देंगे, कैसे, उसके परिमाण से उसको भाग देकर हम उसे इकाई सदिश कर देंगे। ठीक है। तो हमें ए बी गुणा ए सी को निकालना है, तो वह कैसे आएगा, हम आई जे के को यहाँ पे लिखते हैं, ए बी सी के जो भी हमारे दिग अनुपात होते हैं इनको यहाँ पे लिखते हैं, और ए सी के दिग अनुपात को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। तो फिर आई के साथ इनको हल करते हैं, जे के साथ इन दोनों को हल करते हैं, और के साथ इन दोनों को हल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को हल करेंगे तो यह आएगा 3 चौको 12, 12 में से 0 गया तो आ जाएगा -12, तो आ जाएगा 12 आई। इसी तरह जे को हल करेंगे, जे को आपको पता होगा, मैंने बताया था कि हमारे पास पहले से ही माइनस आता है, तो यह हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 चौको 8 दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 16। इसी तरह हम इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 0 0, 3 गुणा 4 हो जाएगा 12, और माइनस पहले से है तो हो जाएगा 12 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका हल क्या आ गया, 12 आई माइनस का 16 जे प्लस का 12 के। ठीक है। अब हमें इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए हम इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, और फिर तीनों को जोड़ देंगे और उनका वर्गमूल निकाल देंगे। तो हमारे इनकी इकाई सदिश क्या आ जाएगी, इकाई सदिश आ जाएगी 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप डिवाइड बाई √34। आप इसको एक बार खुद से निकाल के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे। तो आगे अब हमें क्या करना है, देखिए इसे पहले थोड़ा सा पीछे करते हैं, और इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे ताकि हम इसको अगले भाग पर ले जा पाए। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए पीडी पीडी हमारा क्या था, इस सदस्य से इस सदस्य के बीच में दूरी, और हमारा जो भी दूसरी इकाई सदस्य निकली वह भी इसी सदस्य के लंबवत सदस्य है। ठीक है। अब हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें जो भी इकाई सदस्य निकली और पीडी सदस्य निकली, इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे तो इकाई सदस्य क्या है, इकाई सदस्य इसका परिमाण तो एक ही है, मतलब परिमाण में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यह हमारी दिशा बदल देगा। ठीक है। तो और यह हमारी पीढ़ी सदस्य है, मतलब कि पीढ़ी सदस्य हमारी यहाँ से निकल आएगी। यह हमारी जो भी दूसरी सदस्य थी जिसका हमें गुणा करना था वह आ जाएगा। देखिए 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप, यह थी हमारी एपी सदस्य। देखिए एपी सदस्य थी, यह हो जाएगी हमारी एपी सदस्य। ठीक है। एपी सदस्य हो जाएगी, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, यह है मेरी पी, यह है ए, और यह है हमारी डी सदस्य। तो हमारे पास जो भी एपी सदस्य है उसमें मैं रेखा का इस रेखा की दिशा का गुणा कर दूंगा तो मुझे यह रेखा सीधे सीधे मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने उसका गुणा कर दिया है। देखिए जो भी हमारी एकल मतलब कि सदस्य हमने अभी निकाली है, जो भी हमारी इकाई सदस्य निकली है हम उसका गुणा इसमें करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए उसका गुणा हम करते हैं। तो यहाँ से हम सीधे सीधे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा कर देंगे, तो यह क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3 9, 6 गुणा 4 माइनस का 24, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, और 7 × 3 = 21, तो 9 और 21 हो जाएंगे 30, और जो भी 6 जगह 24 आए हैं उसको हम एक साइड रख लेंगे। तो यहाँ से 3, और तो जब हम इसको हल करने वाले हैं तो चलिए इसको पहले हल को देखते हैं, तो यह आ जाएगा 9 6 × 4 = 24, और 30 × 8 = 21। ठीक है। और भाग में आ जाएगा √34, यह आ जाएगा हमारे कितने, यह आ जाएगा हमारे 12 के बराबर, 12/√34। जब इसमें √34 का मैंने ऊपर नीचे गुणा किया तो नीचे क्या बचता, नीचे बचता हमारा, सॉरी देखिए इसमें बताएगा 9 × 4 = 13, इसमें देखिए 3 × 9 था, 6 × 24 था, तो 30 × 8 = 21 था, यह 21 था हमारा, तो 3 यहाँ से बचने वाला है, और 6 यहाँ से बचेगा, तो यह बचेगा हमारा 6। ठीक है, 6 बचेगा, इसमें √34 का हमने ऊपर गुणा कर दिया,
तो 6 गुणा आ जाएगा √34, और नीचे आ जाएगा हमारा 34। तो यह 17 हो जाएगा, वह 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 2√34, सॉरी यह 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3√34/17, यह हमारा सीधा सीधा हल आ जाएगा। तो बिंदु ए बी और सी से गुजरने वाले समतल का समीकरण हमें यहाँ पे मिल गया है। सॉरी, दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए बी और सी से गुजरने वाले समतल की समीकरण को ज्ञात, हमने यहाँ पे दूरी निकाल ली है, जो कि हमारी पीडी का मान है। ठीक है, अब चलिए हम अगला उदाहरण देखते हैं, जो कि हमारा उदाहरण नंबर 29। ठीक है, उदाहरण नंबर 29 हमारे इतना बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पर देखिए, यह है हमारे देखा के दिग अनुपात होते हैं। जो भी आपको नीचे लिखा हो देखे, उनको आप सीधे से दिग अनुपात मान लीजिए। और यह सहतलीय हैं, सहतलीय हैं दोनों रेखाएं, मतलब कि एक ही तल में आने वाली हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम अपने x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और साथ में हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, तो हमारे x1 का मान आ जाएगा a-d, x2 का मान आ जाएगा b-c। यह कैसे आया, देखिए यहाँ से आ जाएगा। देखिए यहाँ से आ जाएगा x1 का मान, यहाँ से आ जाएगा x2 का मान, यहाँ से y1 का मान, यहाँ से y2 का मान, यहाँ से हमारी Z1 का मान, यहाँ से हमारी Z2 का मान, और यहाँ से आ जाएगा A B और C, और यहाँ से आ जाएगा A2 B2 और C2। ठीक है, यहाँ से चलिए उन्हें निकाल लेते हैं। तो x1 आ जाएगा a-t, x2 आ जाएगा b-c, y1 आ जाएगा a, y2 आ जाएगा b, z1 आ जाएगा a+t, z2 आ जाएगा b+c, और a1 आ जाएगा, देखिए नीचे का सीधा सीधा लिख देंगे a-डेल्टा, और a2 आ जाएगा b-डेल्टा। ठीक है, इस तरह हमारा b1 आ जाएगा अल्फा, और b2 आ जाएगा बीटा, और c1 क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा अल्फा प्लस डेल्टा, और c2 आ जाएगा बीटा प्लस डेल्टा। तो अब हमें सहतलीय करने के लिए मैंने आपको बताया था, यह हमारा सहतलीय का सूत्र है, या फिर सहतलीय की विधि है कि हम उनका सहतलीय कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी चीजों का मान रख देते हैं। तो हम x2 x1, y2 y1 और z2 z1 का मान रख देंगे, और साथ ही में a1 b1 c1 तथा a2 b2 और c2 का मान भी हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो मैंने x2 का मान, x1 का मान, y2 का मान, y1 का मान, z2 का मान, z1 का मान, और साथ में a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान यहाँ पे रख दिया है। अब इसको हल करना कैसे करना है, इसको हल ज्योमेट्री करना है, इसको गुणा में लेना है, फिर इन दोनों को इसको लेना है। तो इन दोनों को इसके साथ हमारा एक माइनस अलग से आता है, और फिर इसको लेना है, सॉरी इसको लेना है, और इन दोनों को हल करना है। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आया होगा तो बताता हूँ। इसको लेने के साथ हमें इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, और हम इसको लेंगे तो हमें इन दोनों का गुणा करना है, और जो हम बीच वाला लेंगे जिसके साथ एक माइनस हमारा एक्स्ट्रा आता है, और हमें गुणा करना है इसका और इसका। ठीक है, ठीक है, तो अब इन पे विचार कीजिए। तो जब हम इन दोनों पे हल कर लेंगे तो इन दोनों को सभी को जोड़ देंगे, फिर इनको आपको चाहे सीधा, और आपने अभी जो मैथ आप शुरू में पढ़ के आएंगे तो वहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट आपने वहाँ पे पढ़ रखा होगा, तो आप उसकी मदद से भी इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सेल सा होता है कि अगर दो दो या दो कॉलम एक जैसे आ जाए, देखिए यह दोनों एक जैसे आ गए, तो इसका मान सीधा सीधा 0 होने वाला है, जो कि इन्होंने लिख दिया है। आपको नहीं आए तो आप इसे पूरा हल करके देख लीजिएगा, क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्तंभ समान है, जो कि मैंने पहला बता दिया कि किसी भी दो रो जिन्हें हम स्तंभ कहते हैं, या फिर दो कॉलम, देखिए यहाँ पे कॉलम है जिन्हें हम स्तंभ, ठीक है, तो दोनों स्तंभ अगर समान आने वाले तो मतलब दोनों रेखाएं सहतलीय हैं। ठीक है, इसका मान 0 आ गया, मतलब कि दोनों रेखाएं हमारी सहतलीय हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा यह उदाहरण भी हल हो चुका है। अब हम इसके अगला उदाहरण भी को भी सीधे सीधे हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदुओं ए बी और को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल को काटती है। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब यहाँ से हमको जरूरी जरूरी चीजें निकालेंगे। एक्स वाई तल क्या होता है, देखिए क्या होता है मेरा एक्स वाई तल। यहाँ पर यह मेरे एक्स अक्ष है, यह मेरा वाई अक्ष है, और जेड अक्ष है।
मतलब इतना तो आप समझ गए होंगे कि एक्स वाई तल पर जेड का मान 0 आने वाला है, क्योंकि देखिए जेड अक्ष में वह तल कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कि जेड का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का पहले हम सदिश समीकरण को निकाल लेंगे। वह कैसे निकलेगा, चलिए उसे देखते हैं। तो आ सदिश के द्वारा पहले हम ए सदिश को मान लेंगे और बी सदिश को मान लेंगे। यह क्या हो जाएगा हमारा, 3 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस k कैप। यह हमारी दोनों इसकी स्थिति सदिश को लिख देंगे। इस टाइम बी में भी इसकी स्थिति सदिश को लिख देंगे, जो कि हो जाएगा स्थिति सदिश तो हमारी दोनों में एक जैसी होने वाली है, मतलब कि यह हमें दो सदिश थोड़ी दी गई है, यह तो हमें दोनों बिंदु दी गई हैं। दोनों बिंदु दी गई हैं, दोनों बिंदु की मदद से हम इनकी दिशा निकाल लेंगे। दिशा कैसे आएगी, अब 20 सदिश में से ए सदिश को घटा दीजिए तो हमें इसकी दिशा मिल जाएगी। और किसी भी एक बिंदु को इसकी स्थिति सदिश मान लीजिए। तो मान लो मैंने ए को इसकी स्थिति सदिश मान लिया, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप। और फिर लेमडा लगाकर इसकी हम्म, दिशा सदिश को भी लिख देंगे। दिशा सदिश कैसे आएगी, इसमें से इसको घटाकर देखिए, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 4 को घटाएंगे और 6 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो 2, 1 में से 4 गया तो -3, 6 में से 1 गया तो 5। तो हमारे यहाँ पे सदिश क्या आ जाएगी, 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस k कैप, जो कि हो जाएगा लेमडा। लेमडा यहाँ पर हमारी कोई भी स्थिर राशि है जो कि किसी भी उसके गुणांतर हो सकती है। उसके बाद आएगा जाएगा 2 i कैप माइनस का 3 j कैप प्लस का 5 k कैप। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली हमारी रेखा का समीकरण हमें मिल चुका है। ठीक है, तो जब हमने इसका सदिश समीकरण निकाल लिया है, तो अब इसका हल देखते हैं आगे। मान लीजिए P वह बिंदु है जहां रेखा AB एक्स वाई तल को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ठीक है, तो एक्स वाई तल मेरा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से मान लो कोई भी रेखा आती है और इस तल को यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो हमने इस बिंदु को P मान लिया। ठीक है, जबकि बिंदु P की स्थिति सदिश एक्स आई प्लस बाई जे के रूप में है। यह मैंने एक्स आई प्लस बाई जी के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जेड का मान हमेशा 0 होने वाला है, क्योंकि जेड के मान में वो कहीं भी नहीं आएगा और पी बिंदु की स्थिति सदिश हमेशा एक्स और बाई ही होगी, क्योंकि वह हमारे एक्स बाई तल पर है। ठीक है, यह बिंदु अवश्य समीकरण फन को संतुष्ट करता है। क्यों, देखिए यह मैं बताता हूँ। ठीक है, समीकरण पर हमने क्या निकाला, ठीक है यह निकाल चुके हैं। तो यहाँ से जो भी हमारा रेखा को मिलाने वाली सदिश आई थी, यह बिंदु को हम उसमें रखेंगे तो यह उसको संतुष्टि करने वाली है। ठीक है, अर्थात अर्थात हम इसको कर देंगे उस रेखा की बराबर। उसमें पहले हम आई वाले को, जे वाले को, के वाले को, तीनों को अलग अलग कर देंगे, तो वह अलग अलग करके क्या आ जाएगा, 3 + 2 लेमडा i कैप, 4 - का 3 लेमडा j कैप, 1 + 5 लेमडा k कैप। अब फिर इसको हम आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला को क्या करना है, के को के वाले के साथ कंपेयर कीजिए। के यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, तो ठीक है यहाँ पर 1 + 5 लेमडा है जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 लेमडा सीधा सीधा आ जाएगा -1, और लेमडा का मान क्या आ जाएगा, -1/5। ठीक है, यह मैंने बता दिया है। देख लीजिए यहाँ से भी इन्होंने सेम किया है। आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर हम पाते हैं एक्स बराबर यह आ जाएगा, वाई बराबर यह आ जाएगा, जेड बराबर यह आ जाएगा। तो समीकरण पहले हम लेमडा का मान क्या निकाल चुके हैं, लेमडा का मान निकाल चुके हैं -1/5। यहाँ से पहले फिर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लेमडा का मान यहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे। तो पहले हम एक्स वाले में रखते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2/5। तो यह आ जाएगा 5×3 = 15, 15 में से 2 गए 13, तो यह आ जाएगा 13/5। ठीक है, एक्स का मान आ गया 13/5। बाई का मान निकालते हैं, तो बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 4। यहाँ पे यह माइनस है तो यह जुड़ जाएगा, 4 + 1/5, तो आ जाएगा 5 को 20। ठीक है, -3 था सॉरी यहाँ पर, तो आ जाएगा 5 को 20 और 3 23, 23/5। तो यह पाई आ जाएगा हमारा 23/5। तो यहाँ से हमारी अभिष्ट बिंदु क्या आ गई, देखिए जेड का मान 0 था तो 0 हमने रख दिया,
एक्स का मान था हमारा 13/5, वाई का मान था 23/5। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान रखने पर भी हमने उनका मान निकाल लिया है। तो हमारी बिंदु क्या आ जाएगी, विशिष्ट बिंदु आ जाएगी 13/5, 23/5, 0। यहाँ से हमारी अभिष्ट बिंदु निकल आई है। तो बस यह बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, आपको पहले एक जो भी हमारी रेखा दी गई है उसकी उसकी समीकरण को निकालना है। फिर हमें एक बिंदु को निकालना है, बिंदु जो भी हमारी आएगी उसको निकालना है, और फिर उन दोनों को एक दूसरे की तुलना कर देनी है, और वहां से हमारी एक्स वाई और जेड का मान सीधे सीधे आ जाएगा, और तब वहां पर हमें वो बिंदु मिल जाएगी। ठीक है। तो आज हम उदाहरण नंबर 28, 29 व 30 को पढ़ चुके हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं सारांश। सारांश पे आ चुके हैं, मतलब कि हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम सारांश पढ़ेंगे। सारांश इस चैप्टर का काफी बड़ा है, तो शायद 2 या 3 लेक्चर सारांश को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम 2 या 3 चैप्टर, मतलब अभी अब सारांश आप समझ लीजिए कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ लिया है वो सभी हम पूरा सारांश में कवर करने वाले हैं। तो आप सारांश को जरूर पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो एक बार में आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। और सारांश को आप ध्यान की इस तरह से क्लास अटेंड कीजिए कि आप एक कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको जो जो भी जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे वो आप कॉपी में अपनी लिख लेंगे। ठीक है, तो बस आज का भाग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। बस पढ़ती रहिए। टाटा बाय बाय।